फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि हैरल्ड के पेरेंट्स कैसे उससे बिल का प्रोफेशन छुपाते थे और अब फाइनली बिल ने डिसाइड किया कि अब वह नहीं लड़ेगा। आपको याद दिला दूं, मिस्टर ब्रैम्बल अपनी ट्रेनिंग छोड़कर व्हाइट हार्ट से घर वापस आ गए थे और उनके साथ आए थे पर्सी स्टोक्स। तो देयर वॉज एन अनकंफर्टेबल साइलेंस। वहां एक असहज चुप्पी छा गई। इवन पर्सी सीम टू बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। यहाँ तक कि पर्सी के पास भी शब्द नहीं थे। मिसेस ब्रैम्बल सैट डाउन एंड बिगैन टू सॉब। मिसेस ब्रैम्बल बैठ गईं और रोने लगी। मिस्टर ब्रैम्बल शफल्ड हिज फीट। मिस्टर ब्रैम्बल ने अपने पैर घसीटे। टॉकिंग ऑफ हैरल्ड, said Mr. Bramble at last. That's really what I'm driving at. हैरल्ड की बात कर रहे हैं, मिस्टर ब्रैम्बल ने आखिरकार कहा। यही वास्तव में मैं कहना चाह रहा हूँ। It was him, only whom I was thinking of when I hopped it from the White Hart. जब मैंने व्हाइट हार्ट से छलांग लगाई, यानी कि जब मैं व्हाइट हार्ट से निकला, तो मैं केवल हैरल्ड के बारे में ही सोच रहा था। It would be written up in all the papers instead of only in the sporting ones. मेरी खेल की खबरें केवल खेल के अखबारों में नहीं बल्कि सभी अखबारों में छपेंगी। As likely as not, there would be a piece about it in the mail with a photograph of me. In fact, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन, ये सारी रिपोर्टिंग द मेल में भी छपेगी, यहाँ तक कि वहां पर मेरा फोटोग्राफ भी छपेगा। तो इस बारे में एक लेख मेरे बारे में जरूर छपेगा। एंड यू नो हैरल्ड रीड्स हिज मेल रेगुलरली। और तुम्हें तो पता ही है कि हैरल्ड नियमित रूप से मेल पढ़ता है। एंड देन डोंट यू सी द फैट वुड बी इन द फायर। द फैट वुड बी इन द फायर एक ईडियम है, यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो, दुष्परिणाम हो। That's what Percy pointed out to me and I seen what he meant, so I hopped it. और इसी बात की ओर पर्सी ने इशारा किया था, उसने मुझे पॉइंट आउट किया था और मैं समझ गया उसका क्या मतलब है, इसीलिए मैंने ट्रेनिंग छोड़ दी। At the 11th hour, added the major, rubbing in the point. मेजर पर्सी स्टोक्स ने इस बात की और पुष्टि करते हुए कहा कि बिल्कुल अंतिम समय में, एट द 11th hour, यानी कि बिल्कुल आखिर में हमने ये डिसीजन लिया कि अब बिल ब्रैम्बल को ये प्रोफेशन बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। You see, Jane, Mr. Bramble was beginning when there was a knock at the door. अब मिस्टर ब्रैम्बल आगे इस बात को कंटिन्यू करना ही चाह रहे थे और बता रहे थे कि देखो जेन, और वो शुरू ही कर रहे थे। एकदम से दरवाजे पर एक खटखटाहट हुई, एक नॉक हुआ, and a little ferret-faced man in a woolen sweater and a cycling knickerbockers entered, removing as he did so a somewhat battered bowler hat. और एक छोटे कद का फेरेट फेस्ड, फेरेट एक तरह का जानवर होता है, उसकी शक्ल वाला एक व्यक्ति, एक मनुष्य, एक वुलन स्वेटर और साइक्लिंग निकर बॉक्सर्स पहने हुए अंदर आता है और अपने सिर से बैटर्ड यानी कि पुराना एक बोलर हैट हटाता हुआ अंदर आता है। बेग पार्डन मिसेस ब्रैम्बल, ही सेड, और कहता है क्षमा चाहता हूँ मिसेस ब्रैम्बल, कमिंग इन लाइक दिस, इस तरह आने से क्षमा चाहता हूँ। फाउंड द फ्रंट डोर अजार, सो केम इन टू आस्क इफ यूड हैपन टू हैव सीन। और उसे ये सब पता नहीं था कि मिस्टर ब्रैम्बल यहाँ पर हैं, और उसने कहा कि मैंने सामने का दरवाज़ा खुला हुआ देखा तो इसलिए मैं अंदर आ गया, ये पूछने के लिए कि क्या आपने देखा है। अब वो किसके बारे में पूछ रहा है? डेफिनेटली वो बिल ब्रैम्बल के बारे में ही पूछ रहा है, लेकिन वो आखिर में देख ही लेता है कि यहाँ पर बिल ब्रैम्बल तो ऑलरेडी मौजूद है। ही ब्रोक ऑफ एंड स्टूड स्टेयरिंग वाइल्डली एट द लिटिल ग्रुप, और वो अपनी बात कहते कहते रुक जाता है, आश्चर्य में उस छोटे ग्रुप को देखने लगता है। छोटा ग्रुप किसका था? जिसमें थे मिस्टर ब्रैम्बल, मिसेस ब्रैम्बल और मेजर पर्सी स्टोक्स। आई थॉट सो, ही सेड एंड शॉट थ्रू द एयर टुवर्ड्स पर्सी। मुझे लग ही रहा था, उन्होंने ये कहा, पर्सी स्टोक्स की ओर झपटे उसे मारने के लिए। जेरी, सेड बिल। अब ये जो व्यक्ति था जिसे फेरेट फेस्ड मैन कहा गया है, ये और कोई नहीं, बिल के ट्रेनर जेरी फिशर थे, और बिल ने उन्हें रोकते हुए कहा, जेरी। मिस्टर फिशर, सेड मिसेस ब्रैम्बल, और मिसेस ब्रैम्बल ने भी कहा, मिस्टर फिशर। Be reasonable, said the major, diving underneath the table and coming up the other side like a performing seal. जेरी फिशर के वार से बचते हुए मेजर पर्सी स्टोक्स टेबल के नीचे छिप गए और वहां दूसरी साइड से बाहर निकल आए जैसे कि कोई सील कोई करतब दिखा रही हो, और कहा कि समझदारी से काम लो, बी रीजनेबल। Let me get at him, begged the intruder, struggling to free himself from Bill's restraining arms. मुझे उस तक पहुंचने दो, जेरी फिशर ने विनती करते हुए कहा, बिल की रोकती हुई बाहों से खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करते हुए। क्या बिल ने अब जेरी फिशर को रोक दिया था कि उसको मत मारो, लेकिन जेरी फिशर को पता था कि ये सब किया कराया सिर्फ और सिर्फ मेजर पर्सी स्टोक्स का ही है। मिसेस ब्रैम्बल रैप्ड ऑन द टेबल। मिसेस ब्रैम्बल ने मेज पर दस्तक दी। काइंडली रिमेंबर देयर इज अ लेडी प्रेजेंट मिस्टर फिशर। कृपया याद रखें कि यहाँ एक महिला मौजूद है मिस्टर फिशर। द लिटिल मैन्स फेस बिकेम अ बैटलफील्ड ऑन विच रेज, मिजरी
and a respect for the decencies of social life struggled for mastery. छोटे आदमी का जो चेहरा था वो एक युद्ध क्षेत्र बन गया, एक बैटल फील्ड बन गया जिसमें बहुत सारे इमोशंस लड़ रहे थे, जिनमें गुस्सा था, दुख था और सामाजिक जीवन की शालीनता, सोशल लाइफ की शालीनता के प्रति सम्मान का संघर्ष चल रहा था. इट्स हार्ड, ही सेड एट लेंथ इन अ चोक वॉइस. और जेरी फिशर ने घुटी हुई आवाज में अंत में कहा कि ये बहुत मुश्किल है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा. आई जस्ट वॉन्टेड टू ब्रेक हिज नेक फॉर हिम बट आई सपोज इट्स नॉट टू बी. मैं तो सिर्फ इसकी गर्दन तोड़ना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है ऐसा हो नहीं सकता. आई नो इट्स हिम दैट्स एट द बॉटम ऑफ इट. और मुझे अच्छे से पता है कि इस सब के पीछे कौन है. एंड हियर आई फाइंड देम टुगेदर सो आई नो इट्स हिम. मतलब पहले कहता है कि मुझे तो लग ही रहा था कि ये होगा, लेकिन जब मैंने अब इन दोनों को यहाँ पर साथ में देख लिया तो मुझे 100% श्योरिटी है कि ये और कोई नहीं, पर्सी ही है, जिसकी वजह से बिल ब्रैम्बल यहाँ आ गया है. वेल इफ यू से सो मिसेस बी, आई सपोज आई मस्टंट पुट अ हैंड ऑन हिम. और उसने कहा कि अगर आप कहती ही हैं मिसेस बी मतलब मिसेस ब्रैम्बल, मुझे लगता है कि मैं इस पर अपना हाथ नहीं डालूंगा, मतलब मैं इसको नहीं मारूंगा. बट इट्स हार्ड, लेकिन ये मुश्किल है. बिल यू कम बैक अलॉन्ग विद मी टू द व्हाइट हार्ट. और बिल तुम मेरे साथ व्हाइट हार्ट वापस चलो, मुझे तुम पर आश्चर्य है. आई एम सरप्राइज एट यू. अशेम्ड ऑफ यू आई एम. इनफैक्ट सरप्राइज नहीं, मुझे तुम पर शर्म आ रही है. ऑल द टाइम यू एंड मी हैव नोन ईच अदर, आई हैव नेवर नोन यू डू सच अ थिंग. हम दोनों एक दूसरे को कितने समय से जानते हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी कोई चीज़ करोगे. यू आर सच अ प्लेजर टू ट्रेन एज अ रूल एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. तुम एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो ट्रेनिंग देने के लिए. तुम्हें ट्रेनिंग देकर मुझे खुशी महसूस होती है. इट ऑल कम्स ऑफ गेटिंग विद बैड कंपेनियंस. और तुम इस तरह से बैडली बिहेव कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा जो कंपेनियन है वो और कोई नहीं, काफी बुरा व्यक्ति है. मिस्टर ब्रैम्बल लुक्ड एट हिज ब्रदर इन लॉ मिजरेबली. मिस्टर ब्रैम्बल समझ गए कि ये पर्सी स्टोक्स की ओर इशारा किया जा रहा है और उन्होंने उसे दुखी भाव से देखा. यू टेल हिम, ही सेड. तुम उसे बताओ, उन्होंने कहा. यू टेल हिम जेन, सेड द मेजर. और मेजर पर्सी स्टोक्स ने कहा कि तुम उसे बताओ जेन. मिसेस ब्रैम्बल ने कहा मैं नहीं बताऊंगी, आई वोंट. टेल हिम व्हाट, एज द पजल ट्रेनर. अब जो ट्रेनर था वो काफी हैरान हो गया, पजल्ड हो गया, और उसने कहा क्या बताओ. अच्छा, वेल इट्स ओनली दैट आई एम नॉट गोइंग टू फाइट ऑन मंडे. अब फाइनली बिल ब्रैम्बल ने अपना मुंह खोला और कहा कि बस इतना ही है कि मैं सोमवार को लड़ने नहीं जा रहा हूँ. व्हाट, क्या? जेरी फिशर ने कहा. बिल हैज सीन अ सडन ब्राइट लाइट. पर्सी स्टोक्स ने कहा कि बिल को अचानक एक तेज रोशनी नजर आई है, मतलब उसको एनलाइटनमेंट हो गया है, अब वो सही व्यक्ति बनने जा रहा है. एजिंग अ फ्यू इंचेस टू द लेफ्ट so that the table was exactly between the trainer and himself. ये कहते हुए और पीछे हो गया ताकि जेरी फिशर की पकड़ से और दूर हो जाए और उन दोनों के बीच टेबल आ जाए ताकि जेरी फिशर उसे मार न गिराए. At the 11th hour he has turned from his wicked ways. पर्सी स्टोक्स ने आगे कहा कि 11वें घंटे में बिल्कुल अंतिम समय में वो अपने दुष्ट तरीकों से मुड़ गया है, अपने विकेड वेज से अब माफी चाहता है. You ought to be singing with joy, Mr. Fisher, if you really love Bill. और अगर आप सचमुच में बिल से प्यार करते हैं, आपको तो इस बात से खुशी से गाना चाहिए मिस्टर फिशर, क्योंकि उसने अपने बुराई वाले रास्ते छोड़ दिए हैं. दिस ऑट टू बी द हैप्पीएस्ट इवनिंग यू एवर नोन. और ये तो आपकी अब तक की सबसे खुशनुमा शाम होनी चाहिए. यू ऑट टू बी सिंगिंग लाइक अ लिटिल चाइल्ड. आपको एक छोटे बच्चे की तरह गाना चाहिए. अ स्ट्रेंज गटरल नॉइज एस्केप्ड द ट्रेनर. ट्रेनर के मुंह से एक अजीब सी कर्कश आवाज निकली, मतलब वो खुद ही चोक्ड महसूस करने लगा. इट मे हैव बीन अ सॉन्ग बट इट डिड नॉट लाइक इट. पर्सी ने तो कहा था कि उसे गाना चाहिए, लेकिन ये तो सॉन्ग हो सकता था, लेकिन वो कोई सॉन्ग की तरह तो बिल्कुल नहीं लग रहा था. इट्स ट्रू जेरी, said Bill unhappily. I've been thinking it over and I'm not going to fight on Monday. बिल ने दुखी होकर कहा, ये सच है जेरी, मैं इसके बारे में सोच रहा था और मैंने निर्णय लिया है कि मैं सोमवार को नहीं लड़ूंगा. ग्लोरी, said the major tactlessly. tactlessly का अर्थ है बिना किसी झिझक के. और मेजर ने जैसे ये एक्सप्रेशन पहले भी यूज किया था जब बिल ब्रैम्बल ने जेन को सारी सच्चाई बताई थी, इसी तरह मेजर ने फिर से ये सेम एक्सप्रेशन यूज किया और इसका मतलब है कि ओके फाइनली तुमने सारी सच्चाई बता दी. ग्लोरी का अर्थ है शान. जेरी फिशर्स फेस वाज अ स्टडी इन वायलेंट इमोशंस. जेरी फिशर को मानो बहुत तेज गुस्सा आया, उसका चेहरा हिंसक भावनाओं का एक मैदान बन गया. हिज आईज सीम टू प्रोट्रूड फ्रॉम देयर सॉकेट्स लाइक अ स्नेल्स. जिस प्रकार स्नेल बाहर निकलता है उसी प्रकार जेरी की आईज ऐसा लग रहा था मानो बाहर ही निकल जाएंगी, प्रोट्रूड हो जाएंगी. ही क्लच्ड द टेबल क्लॉथ. उसने टेबल क्लॉथ यानी मेज पोस्ट को पकड़ लिया. अपने गुस्से में अपने फिंगर्स को, अपने हाथों को कंट्रोल करते हुए उसने सारा गुस्सा टेबल क्लॉथ पर उतारने की कोशिश की. आई एम सॉरी जेरी, सेड बिल. आई नो इट्स हार्ड ऑन यू बट आई हैव गॉट टू थिंक ऑफ हैरल्ड. मुझे खेद है, मैं माफी चाहता हूँ जेरी, बिल ने कहा. मुझे पता है कि तुम्हारे लिए कठिन होगा, लेकिन मुझे हैरल्ड के बारे में सोचना होगा.
The fight with Jimmy Murphy, being what you might call our kind of national affair, in a way of speaking, will be reported in the Mail as like as not, with a photograph of me and Harold reads the Mail regularly. हमारी ये जो फाइट है जिमी मर्फी के साथ, जिससे तुम कहते हो कि ये एक नेशनल अफेयर होने वाला है, जिससे या तो मुझे नेशनल फेम मिलेगा या उसे नेशनल फेम मिलेगा, हम कहने की बात के लिए सोच रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये इतना बड़ा फाइट होने वाला है, इसीलिए इसे द मेल में भी रिपोर्ट किया जाएगा। इसमें डेफिनेटली मेरा फोटोग्राफ भी छपेगा और हैरल्ड यानी मेरा बेटा हैरल्ड द मेल को रेगुलरली पढ़ता है। वी हैव बीन कीपिंग इट फ्रॉम हिम ऑल दीज years दैट आई एम इन द प्रोफेशन एंड वी कांट लेट हिम नो नाउ। और इतने सालों से हम हैरल्ड से इस बात को छिपाए हुए थे कि मैं एक बॉक्सर हूँ और अपने पेशे के बारे में मैं छिपाता था, और अब हम इस समय हैरल्ड को ये बात नहीं बता सकते। ही वुड डाई ऑफ शेम, जेरी, वह शर्म से मर जाएगा जेरी। Tears appeared in Jerry Fisher's eyes. जेरी फिशर की आंखों में आंसू आ गए। बिल, he cried, you're off your head, think of the purse. जेरी फिशर को बिल की भी बात समझ आई, लेकिन उसने बिल को समझाते हुए कहा, बिल तुम पागल हो गए हो। ऑफ योर हेड एक इडियम है जिसका अर्थ है तुम पागल हो गए हो। थिंक ऑफ द पर्स, पर्स का मतलब है कितने पैसे तुम्हें मिलने वाले हैं, उसके बारे में तो सोचो। सेड मिसेस ब्रैम्बल। मिसेस ब्रैम्बल भी बिल्कुल सेम बात बिल को समझा रही थी थोड़ी देर पहले कि थिंक ऑफ द पर्स, थिंक ऑफ द मनी, थिंक ऑफ द थिंग्स दैट यू विल बी गेटिंग आफ्टर दिस फाइट, थिंक ऑफ ऑल द स्वेल्स दैट विल बी कमिंग टू सी यू। उन रईसों के बारे में सोचो जो तुम्हें देखने आएंगे। थिंक ऑफ व्हाट द पेपर्स विल से, थिंक ऑफ मी। उन अखबारों के बारे में सोचो जो तुम्हारे बारे में कहेंगी, और मेरे बारे में सोचो। जेरी फिशर बिल को मोटिवेट कर रहा था, इंसिस्ट कर रहा था कि तुम इसे छोड़ो मत बीच रास्ते में। आई नो जेरी, इट्स क्रॉनिक, बट हैरल्ड, मुझे पता है जेरी, ये बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन हैरल्ड, थिंक ऑफ ऑल द ट्रबल यू हैव टेकन फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स गेटिंग योरसेल्फ इनटू कंडीशन। तुम कितने समय से ट्रेनिंग कर रहे हो खुद को फिट रखने के लिए, जो तुमने इतनी मेहनत की है, उसके बारे में तो सोचो। मुझे पता है, आई नो, बट लेकिन हैरल्ड के बारे में क्या? यू कांट नॉट फाइट ऑन मंडे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मंडे को फाइट ना करो। बट हैरल्ड जेरी, लेकिन हैरल्ड जेरी, ही डाई ऑफ द डिसग्रेस ऑफ इट। वो तो अपमान से ही मर जाएगा। ही एंट लाइक यू एंड मी जेरी। वो तुम्हारे और मेरे जैसा नहीं है जेरी। ही इज़ अ लिटिल जेंटलमैन। वो एक छोटा सा सज्जन व्यक्ति है। आई गॉट टू थिंक ऑफ हैरल्ड। मुझे हैरल्ड के बारे में सोचना होगा। वॉट अबाउट मी पा, सेड अ यूथफुल वॉइस एट द डोर। अब ये सब जब डिस्कशन चल ही रहा था, अचानक हैरल्ड घर में आ जाता है और पीछे से पुकारता है, मेरे बारे में क्या पापा? दरवाजे पर एक युवा आवाज ने कहा, एंड बिल्स ऑनेस्ट ब्लड फ्रोज एट द साउंड। और बिल का ईमानदार खून आवाज सुनकर जम गया। बिल अपनी ऑनेस्टी बयान कर रहा था, हैरल्ड से इन बातों को छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब हैरल्ड ने आधी बात सुन ही ली तो बिल सरप्राइज हो गया और मानो वो फ्रीज हो गया उसकी आवाज सुनकर। His jaw fell and he goggled dumbly. उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया और उसकी आंखें बंद हो गईं। गॉगल्ड मतलब उसकी आंखें बंद हो गईं बेवकूफों मूर्खों की तरह। There, his spectacles gleaming in the gaslight. अब यहाँ पर हैरल्ड के बारे में बताया गया है कि उसके जो स्पेक्टिकल्स थे लाइट से चमक रहे थे। His cheeks glowing with the exertion of the nice walk, क्योंकि वो वॉक करके आया था और उसकी भागने के कारण उसका फेस और ज़्यादा ग्लो करने लगा था। उसकी आईब्रोज स्लाइटली एलिवेट हो गई थी सरप्राइज से, थोड़ी सी ऊपर उठ गई थी आश्चर्य से। तो यहाँ हैरल्ड खुद आकर खड़ा हो चुका था। हेलो पा। तो हेलो क्या है? हेलो एक एक्सप्रेशन है ग्रीट करने का। हेलो पापा, हेलो अंकल पर्सी, समबडी इज लेफ्ट द फ्रंट डोर ओपन। इनके घर में ऐसा यूजुअली नहीं होता था, तो हैरल्ड ने कहा किसी ने सामने का दरवाजा खुला छोड़ दिया है। व्हाट वर यू सेइंग अबाउट थिंकिंग ऑफ मी पा? आप मेरे बारे में सोचने के बारे में क्या कह रहे थे पापा? माँ, विल यू हियर मी माई पीस ऑफ पोएट्री अगेन? और वो अपनी पहले जो बात कर रहा था, वहाँ वॉक पर जाने से पहले जो बात कर रहा था, पोएट्री सुना रहा था अपनी मदर को, वो उस बात पे कंटिन्यू करता है कि माँ क्या आप मेरी कविता फिर से सुनेंगी? मुझे लगता है मैं इसे भूल गया हूँ। आई थिंक आई फॉरगॉटन इट। द फोर एडल्ट्स सर्वेड द इनोसेंट चाइल्ड इन साइलेंस। चारों के चारों वयस्कों ने चुपचाप मासूम बच्चे का मुआयना किया। ऑन द फेसेस ऑफ द थ्री ऑफ देम कंस्टर्नेशन वाज रिटन। उनमें से तीन के चेहरों पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। In the eyes of the fourth, Mr. Fisher, there glittered that nasty, steely expression of the man who sees his way to getting a bit of his own back. तीन लोग, बिल ब्रैम्बल, मिसेस ब्रैम्बल और पर्सी स्टोक्स, तो घबरा गए थे कि अब क्या होगा कि हैरल्ड ने आधी बात सुन ली। लेकिन जो चौथा व्यक्ति था, जेरी फिशर, उसकी आंखों में एक चमक थी, एक ऐसे नास्टी, एक घिनौने, दृढ़ एक्सप्रेशन की। उसे पता था कि अपना काम कैसे करवाना है और अपना बदला कैसे लेना है। मिस्टर फिशर्स वॉज नॉट एन अनमिक्सली chivalrous नेचर। और मिस्टर फिशर जो थे वो कुछ ज़्यादा शालीन व्यक्ति नहीं थे। बेशक वो औरत के सामने थोड़ा चुप हो गए थे और पर्सी स्टोक्स को नहीं मारा था, लेकिन अब
उन्हें क्योंकि गुस्सा आने लगा था और उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल दांव पर लगी थी, उनकी फाइट दांव पर लग गई थी। अब जेरी फिशर ने सोचा कि अब तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। He considered that he had been badly treated and what he wanted most at the moment was revenge. उसे लगता था कि उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया है और इस समय वो सबसे ज्यादा बदला लेना चाहता था। He had been fond and proud of Bill Bramble, but those emotions belong to the dead past. वह बिल ब्रैम्बल को प्यार करता था, उस पर गर्व भी करता था, लेकिन ये भावनाएं अब बहुत दूर के पास की अतीत की हो चुकी थी। Just at present, he felt that he disliked Bill rather more than anyone else in the world. इस वक्त उसे इनफैक्ट ऐसा लगता था कि बिल को दुनिया में किसी भी अन्य व्यक्ति से ज्यादा नापसंद करता है। हाँ, बेशक पर्सी स्टोक्स को छोड़ के, विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ मेजर पर्सी स्टोक्स। द मेजर पर्सी स्टोक्स को तो वो सबसे ही ज्यादा नफरत करता था। सेकंड नंबर पे इस वक्त बिल ब्रैम्बल था। सो यू आर हैरोल्ड आर यू, टॉमी? जेरी फिशर को थोड़ा नॉटी मेटालिक वॉइस में, रोबोटिक आवाज में कहा। तो तुम हैरोल्ड हो, है ना टॉमी? टॉमी एक एक्सप्रेशन है एक बच्चे को पुकारने के लिए। Then just you listen here a minute. तो अगर तुम हैरल्ड हो तो तुम 1 मिनट यहाँ मेरी बात सुनो। जेरी, cried बिल एडवांसिंग। बिल ने आगे बढ़ते हुए चिल्ला कर कहा, जेरी, you keep your mouth shut or I'll dot you one. अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो मैं एक लगा दूंगा, मतलब तुम्हें एक घुसा मार दूंगा। मिस्टर फिशर रिट्रीटेड एंड grasping a chair swung it above his head. मिस्टर फिशर पीछे हट गए और एक कुर्सी पकड़कर अपने सिर के ऊपर घुमाया। You better, said curtly. कर्टली मतलब रूखेपन से उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें एक मारना है तो मार दो, बिल्कुल मारो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर फिशर, डू बी अ जेंटलमैन, एंट्रीटेड मिसेस ब्रैम्बल। मिस्टर फिशर प्लीज सज्जन बनिए, मिसेस ब्रैम्बल ने विनती की। एंट्रीटेड मतलब विनती की, बेग किया। माई डियर सर, देयर वॉज अ क्रूनिंग विनिंगनेस इन पर्सीज वॉइस। साथ साथ पर्सी स्टोक्स ने भी उन्हें मनाने की कोशिश की। उसकी आवाज में क्रूनिंग विनिंगनेस, एक मधुर आवाज में, मतलब बहुत प्यार से, बहुत विनती करते हुए उसने जेरी फिशर से विनती करते हुए कहा, मेरे प्यारे साहब, माई डियर सर, डू नथिंग हेस्टी। मेरे प्यारे साहब, जल्दबाजी में कुछ मत कीजिए। थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचिए। डोंट गो एंड बी सो सिली एज टू एक्ट लाइक अ मटन हेड। मटन हेड का मतलब है मूर्ख व्यक्ति, बेवकूफ। आगे मत बढ़िए, इतने भी मूर्ख मत बनिए कि एक मूर्ख व्यक्ति की तरह बिहेव करने लगे। आई बी अशेम्ड टू बी सो स्पाइटफुल, रिस्पेक्ट अ फादर्स फीलिंग। मुझे इतना द्वेषपूर्ण होने में शर्म आ रही है, मतलब मैं तुमसे इतना द्वेष नहीं रख सकता। एक पिता की भावनाओं का तो सम्मान करो। टॉमी, सेड मिस्टर फिशर, इग्नोरिंग द मॉल। मिस्टर फिशर ने ये सब बातों को इग्नोर करते हुए, मॉल मतलब ये सब जो लोग बोल रहे थे, इन सब को इग्नोर, इन सब को अनदेखा करते हुए हैरोल्ड से कहा, टॉमी, यू थिंक योर पास कमर्शियल। तुम सोचते हो तुम्हारे पिताजी एक कमर्शियल ट्रैवलर हैं, एक सेल्समैन है? वह नहीं है। ही एंट, ही इज अ फाइटिंग मैन। वह एक लड़ाकू व्यक्ति है, वह एक लड़ने वाले, एक बॉक्सर व्यक्ति हैं, डूइंग हिज 8 स्टोन 4 रिंग साइड। और यहाँ उनके प्रोफेशन के जिस रिंग में वो लड़ते हैं, 8 स्टोन 4 के जो वेट में लड़ते हैं, वो मेंशन किया गया। एंड नोन टू ऑल द हेड्स एज यंग पॉर्की। और ये सभी लोगों को यंग पॉर्की के नाम से जाने जाते हैं। बिल सैंक इनटू अ चेयर। बिल मानो शर्म से एक चेयर पर गड़ गया और कुर्सी पर बैठ गया। ही कुड सी हैरोल्ड्स राउंड आईज स्टेयरिंग एट हिम। और वह हैरोल्ड की गोल आंखों को उसे घूरते हुए देख सकता था। I'd never have thought it of you, Jerry. और उसने मिजरेबली दुखी होते हुए जेरी से कहा, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था, जेरी। If anyone had come to me and told me that you could have acted so raw, I'd have dotted him one. अगर कोई मेरे पास आता और मुझसे कहता कि तुम इतना घटिया काम करोगे, इतने रूडली बिहेव करोगे, तो मैं तो उसे एक मुक्का ही मार देता। जिस पर जेरी फिशर ने कहा, एंड इफ एनीवन हैड कम टू मी एंड टोल्ड मी दैट आई शुड लिव टू सी द डे व्हेन यू ब्रोक ट्रेनिंग अ वीक बिफोर अ फाइट एट द नेशनल, आई गिवन हिम वन फॉर हिमसेल्फ। और अगर कोई मेरे पास आकर मुझसे कहता कि मुझे वह दिन देखना पड़ेगा जब तुम नेशनल में होने वाली लड़ाई से 1 हफ्ता पहले ट्रेनिंग से बाहर हो जाओगे, तो मैं खुद उसे एक लगा देता, एक मुक्का लगा देता। हैरोल्ड माय लैड, सेड पर्सी। पर्सी ने कहा, हैरोल्ड मेरे बच्चे, मेरे मेरे दोस्त, यू मस्टंट थिंक नन द वर्स ऑफ योर पा फॉर हैविंग बीन अ मैन ऑफ रैथ। अब पर्सी इस बात को कवर अप करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने और बिल ब्रैम्बल ने तो डिसाइड कर ही लिया था कि अब वो इस प्रोफेशन को छोड़ रहा है। तो उसने कहा कि तुम्हें अपने पिता के बारे में ऐसा बुरा नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारे पिता ऐसे क्रोधी व्यक्ति हैं, मैन ऑफ रैथ हैं, जो गुस्से में रिंग में एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं। ही हैडंट सीन द ब्राइट लाइट देन। उन्होंने तब तक उज्जवल प्रकाश तब तक नहीं देखा था, उन्हें एनलाइटनमेंट नहीं हुआ था। इट्स ऑल ओवर नाउ, और ये सब अब खत्म हो चुका है। ही इज गिवन इट अप फॉर एवर, और उन्होंने इसे हमेशा के लिए छोड़ दिया है। एंड देयर इज नो कॉल फॉर यू टू फील अशेम्ड, और तुम्हें इस पर अशेम होने की, शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। बिल सीज्ड ऑन द पॉइंट। बिल ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया और इसे सीज करने की, यूज करने की कोशिश की। दैट्स राइट हैरोल्ड। बिल ने कहा कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं हैरोल्ड, मैंने इसे छोड़ दिया है। रिवाइविंग मतलब होश में आते हुए, जैसे वो मान लो बेहोश ही हो गए थे जब चेयर में बैठ गए थे।
उन्होंने कहा, मैंने इस सब को छोड़ दिया, आई हैव गिवन इट अप। आई वॉज गोइंग टू फाइट एन अमेरिकन नेम्ड मर्फी एट द नेशनल नेक्स्ट मंडे। मैं एक मर्फी नामक अमेरिकन से लड़ने जा रहा था, जो कि नेशनल लेवल का गेम था, अगले सोमवार को। बट आई एंट गोइंग टू नाउ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। नॉट इफ दे कम टू मी ऑन देयर बेंडेड नीज, और अगर वो अपने घुटनों पर भी आ जाए तो भी मैं नहीं लड़ूंगा। नॉट इवन इफ द किंग ऑफ इंग्लैंड केम टू मी ऑन हिज बेंडेड नीज, और मैं तब भी नहीं लड़ूंगा कि इंग्लैंड का राजा भी मेरे सामने घुटने टेक कर आ जाए। मैं तो लड़ूंगा ही नहीं, मैं ये सब छोड़ चुका हूँ। हैरल्ड ड्रू अ डीप ब्रेथ। हैरल्ड ने एक गहरी सांस ली। ओह, ही क्राइड श्रिली, मैं तीखी आवाज में चिल्लाया। अब ये एक्सप्रेशन जो था, ये हैरल्ड का बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हैरल्ड इस प्रकार रिएक्ट करेगा। उसने कहा, ओह ओह आर्ट यू, ओह क्या आप हैं, है ना? देन व्हाट अबाउट माई टू बॉब, फिर मेरे दो बॉब का क्या? व्हाट अबाउट माई टू बॉब, आई हैव बेटेड, मतलब उसने कुछ पैसे बेट कर दिए थे अपने क्लासमेट के साथ। आई हैव बेटेड डिकी सॉन्डर्स, उसकी क्लास में एक लड़का था डिकी सॉन्डर्स, जिसके साथ उसने शर्त लगाई थी कि जिमी मर्फी जो है वो 10 राउंड्स तक भी नहीं टिक पाएगा, और जीतेगा तो सिर्फ और सिर्फ यंग पॉर्की ही। ही लुक्ड राउंड द रूम wrathfully, उसने कमरे के चारों ओर गुस्से से देखा। It's thick, he said in the crisp, gentle, manly voice of which his parents were so proud. ये मोटा है, उसने अपनी तीक्ष्ण सज्जन आवाज में कहा, जिस पर उसके माता पिता को बहुत गर्व था। फ्रेंड्स, इट्स थिक एक स्लैंग है जिसका मतलब है कोई मूर्ख बात, कोई ऐसी इनसेंसिटिव असंवेदनशील बात जो कि सिर्फ मूर्ख लोग ही कर सकते हैं। इट्स जॉली थिक मतलब अगेन एक बेवकूफी भरी बात, यही है वो। A chap takes the trouble to study form and saves up his pocket money to have a bet on a good thing, and then he goes and gets let down like this. अब वो अपने बारे में बता रहा है कि एक लड़का पढ़ाई करने की जहमत उठाता है और अपनी पॉकेट मनी से पाई पाई जमा करता है ताकि किसी अच्छी चीज पर शर्त लगा सके, और फिर वो आता है और उसे लेट डाउन कर दिया जाता है, उसको निराश कर दिया जाता है। ये तो बहुत गलत बात है। इट मे बी फनी टू यू बट आई कॉल इट रॉटन। आपको मजेदार लग सकता है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल रॉटन, इसे बिल्कुल बकवास बेकार चीज कहूंगा। And another thing I call rotten is you having kept it from me all this time that you were young Porky Pa. और दूसरी बात जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है, बेकार लग रही है, वो ये कि आपने मुझसे ये सब छिपाया कि आप यंग पॉर्की हैं पापा। That's what I call it so jolly rotten. और इसे मैं बिल्कुल बेकार कहता हूँ। यहाँ rotten एक एक्सप्रेशन है, जिस तरह ग्लोरी यूज़ किया गया है मेजर पर्सी स्टोक्स द्वारा। rotten का मतलब something that is very bad, something that is unacceptable. There's a fellow at our school who goes about swanking in the most rotten way because he once got Phil Scott's autograph. मेरे स्कूल में एक लड़का पढ़ता है जो कि कुछ ज़्यादा ही शेखी भगाड़ता है, तो कुछ ज़्यादा ही इतराता है, क्योंकि उसे फिल स्कॉट नाम के किसी बॉक्सर से एक ऑटोग्राफ मिल गया था। फेलोज लुक अप टू हिम मोस्ट ऑफुली। स्कूल का हर लड़का उसको जलन भरी निगाह से देखता है, बुरी नज़र से देखता है। एंड ऑल द टाइम दे माइट हैव बीन डूइंग इट टू मी, और ये सब तो अब तक वो मेरे साथ भी कर रहे होते। That's what makes me so jolly sick. और यही बात मुझे बहुत बीमार कर रही है। How long do you suppose they'd go on calling me goggles if they knew that you were my father? अगर उन्हें पता होता कि आप मेरे पिता हैं तो वो मुझे गॉगल्स तो कभी ना कहते। अब यहाँ पर हैरल्ड अपनी व्यथा भी बता रहा है कि क्लास में उसे, बेशक वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन क्लास में उसे गॉगल्स कहकर लोग पुकारते थे, स्टूडेंट्स पुकारते थे। लेकिन अगर उन्हें पता होता कि यंग पॉर्की का बेटा है वो भी उसे देखकर जलन से भर जाते और ऑफुली देखते उसे। They would chuck it tomorrow and look up to me like anything. I do call it rotten. और कल जो होने वाला है उसके लिए तो मैं बेहद एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कल वो इस सब को छोड़ देंगे। वो कभी मुझे गॉगल्स नहीं कहेंगे, वो इस सब को छोड़ देंगे और वो मुझे ऐसे देखेंगे जैसे मैं कोई हीरो हूँ, और मैं ऐसी चीज़ को रॉटन कहता हूँ। तो रॉटन आप देख सकते हैं एक अच्छे सेंस में और एक बुरे सेंस में, दोनों ही तरह यूज किया जा रहा है। चकिंग इट अप लाइक दिस इज द लिमिट, और इस तरह से छोड़ना एक हद है। व्हाट डू यू वांट टू डू इट फॉर? तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? अब वो अपने फादर से पूछ रहा है कि आप इसको क्यों करना चाहते हैं। इट इज द सिलिएस्ट आइडिया आई हैव एवर हर्ड। ये सबसे मूर्खतापूर्ण विचार है जो मैंने कभी सुना है। If you beat Jimmy Murphy, they will have to give you the next chance with Sid Sampson for the Lonsdale belt. अब देखा जा सकता है कि हैरल्ड इस गेम को कितना डेडिकेटेडली फॉलो करता है। वो कहता है कि अगर तुम इस जिमी मर्फी को हरा देते हो तो तुम्हारा अगला चांस होगा सिड सैम्पसन के साथ लॉन्सडेल बेल्ट के लिए जीतना। जिमी बीट टेड रिचर्ड्स एंड टेड बीट द जिंजर नट एंड द जिंजर नट only lost on a foul to Sid Sampson, and you beat Ted Richards, so they couldn't help letting you have the next go at Sid. तो यहाँ अगेन मुंह जबानी हैरल्ड को सारे प्लेयर्स के नेम्स याद हैं। वो कहता है जिमी ने टेड रिचर्ड्स को हराया और टेड ने जिंजर नट को हराया।
और जिंजर नट केवल सिड सैमसन से एक फाउल पर हार गया और आपने टेड रिचर्ड्स को हराया, इसलिए वे तुम्हें सिड पर अगला मौका देने से नहीं रोक सकेंगे। मिस्टर फिशर बीम्ड अप्रूवल और मिस्टर फिशर खुशी की लहर उनके चेहरे पर आ गई। वो खुशी से चमकने लगे, बीम करने लगे। I've told your pa that once. I've told him 20 times, he said. You certainly know a thing or two, Tommy. मैंने तुम्हारे पिता से ये एक बार कहा था। कम से कम 20 बार मैंने उन्हें ये बात बताई है और तुम निश्चित रूप से एक दो बातें तो जरूर जानते हो, टॉमी। ये फिशर ने हैरल्ड से कहा। Well, I've made a study of it since I was a kid, so I jolly well ought to. खैर, मैंने बचपन से ही इस पर बहुत स्टडी किया है, बहुत अध्ययन किया है, इसलिए मुझे ऐसा करना ही चाहिए। All the fellows at our place are frightfully keen on it. और मेरी क्लास के सारे ही लड़के इस पर बहुत ज़्यादा, फ्राइडफुली का मतलब है अफ्रेड होना, लेकिन कीन होना मतलब इंटरेस्टेड होना, मतलब खूब खूब इंटरेस्टेड होना, बहुत ज़्यादा उत्सुक होना। One chap's got a snapshot of Jimmy Wilde. एक लड़के के पास तो जिमी वाइल्ड की फोटो तक है। At least he says it's Jimmy Wilde, but I believe it's just some ordinary fellow. कम से कम वो कहता है कि ये जिमी वाइल्ड है, लेकिन मुझे तो लगता है ये कोई ऐसी साधारण कोई भी आम आदमी है। Anyhow, it's jolly blurred, so it might be anyone. Pa, can't you give me a picture of yourself boxing? फिर भी वो इतना ज़्यादा ब्लर्ड है, जॉली मतलब इतना ज़्यादा ब्लर्ड है वो फोटो कि वो कोई भी हो सकता है। और फिर वो अपने पा से कहता है, पा कैंट यू, क्या आप मुझे अपनी पिक्चर देख सकते हैं जिसमें आप फाइट कर रहे हो, जिसमें आप बॉक्सिंग कर रहे हो? आई कुड स्वांक लाइक एनीथिंग। मैं भी इसे दूसरों को दिखा सकता, मैं भी अपनी शेखी भगाड़ सकता हूँ, मैं भी दूसरों को दिखाकर इतरा सकता हूँ। एंड यू डोंट नो हाउ सिक अ चैप गेट्स ऑफ हैविंग चैप्स कॉल हिम गॉगल्स। और आप नहीं जानते कि एक लड़का कितना परेशान हो जाता है, कितना गुस्से में आ जाता है जब हर कोई उसे गॉगल्स कहता है, क्योंकि वो चश्मा पहनता है। बिल, सेड मिस्टर फिशर, यू एंड मी हैड बेटर बी गेटिंग बैक टू द व्हाइट हार्ट। बिल, मिस्टर फिशर ने अब सीरियसली होकर कहा कि तुम्हें और मुझे व्हाइट हार्ट वापस चले जाना चाहिए। बिल रोज एंड फॉलोड हिम विदाउट अ वर्ड। बिल बिना कुछ कहे उठकर उसके पीछे चला गया। हैरल्ड ब्रोक द साइलेंस व्हिच फॉलोड देयर डिपार्चर। और हैरल्ड ने उनके जाने के बाद छाई खामोशी को तोड़ा। The animated expression which had been on his face as he discussed the relative merits of Sid Sampson and Ginger Nut had given place to the abstracted gravity of the student. और उसके चेहरे पर जो पहले एक्सप्रेशंस थे जिसमें वो सिड सैमसन और जिंजर नट की खूबियों के बारे में बात कर रहा था, वो एक्सप्रेशंस अब हट चुके थे और अब उसके चेहरे पर कुछ ऐसे भाव थे जो एक छात्र के, एक स्टूडेंट के फेस पर होते हैं। हाँ, वो कहता है। मिसेस ब्रैम्बल स्टार्टेड कॉन्वर्सिवली। मिसेस ब्रैम्बल कांप उठी, मानो वो एक सपना ही देख रही थी कि ये हो क्या रहा है। हाँ बेटा, यस डियरी, विल यू हियर मी, क्या आप मेरी बात सुनेंगी? मिसेस ब्रैम्बल टुक द बुक। मिसेस ब्रैम्बल ने किताब ले ली। यस मदर विल हियर यू प्रेशियस, शी सेड मैकेनिकली। और उन्होंने मैकेनिकली अपनी उसी रोबोटिक वॉइस में कहा, हाँ माँ तुम्हारी बात सुनेंगे प्यारे। हैरल्ड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द कट ग्लास हैंगिंग्स ऑफ द शैंडिलियर। और हैरल्ड ने अपनी आंखें झूमर पर कटे हुए कांच के पर्दों पर टिका दी। बी गुड स्वीट मेट एंड लेट हु विल बी क्लेवर क्लेवर डू नोबल थिंग्स। और उसने अपनी पोअम फिर से पढ़नी शुरू कर दी। अच्छी बनो प्यारी नौकरानी, और जो भी चतुराई करना चाहे उसे करने दो, तुम खुद नेक काम करो। सो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, ऑल्दो इट इज कंप्लीट, बट आई होप आपको अंडरस्टूड हो गई होगी। चलते हैं और जानते हैं ऑथर के बारे में। इस लेसन को लिखा है सर पेलम ग्रेनविल वुडहाउस ने। सर पेलम ग्रेनविल वुडहाउस 15 अक्टूबर 1881 में पैदा हुए और उनका देहांत 14 फरवरी 1975 में हुआ। वे एक हास्य लेखक थे जिन्होंने अंग्रेजी गद्य के लिए एक स्वीकृत मास्टर के रूप में अपने करियर के दौरान अपार लोकप्रियता हासिल की। वुडहाउस को उनके समकालीनों जैसे हिलेयर बेलॉक, एवलिन वॉफ, रुडयार्ड किपलिंग एंड बहुत सारे मॉडर्न राइटर्स जैसे डगलस एडम्स, सलमान रुश्दी, जेडी स्मिथ एंड टेरी प्रैशेट द्वारा सराहा गया है। आज अपने जीव्स और ब्लैंडिंग्स, कासल नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज के लिए सबसे ज्यादा जाने जाने वाले वुडहाउस एक नाटककार और गीतकार भी थे, जो 15 नाटकों और लगभग 30 संगीतमय हास्य नाटकों के 250 गीतों के आंशिक लेखक और उसके राइटर थे। आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।